जय हिंद साथियों। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी आप इसमें अध्याय 1 का महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ MCQ PYQ पर आधारित प्रश्न रहेगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी प्रश्न बताएंगे और एक एक करके हमने सारे प्रश्न का आप डिटेल लेंगे। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के परावर्तन यानी प्रकाश परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? बताइए परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? तो आपको बता दें कि परावर्तन का नियम जो है, परावर्तन का नियम ये परावर्तन से ही संबंधित है, यानी ऑप्शन ए बी हो जाएगा, यानी एक का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको बता दें समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब होता है। आपको बता दें समतल दर्पण जिस प्रकार से आपको बता दें समतल दर्पण ये हो गया, मान के चलिए दर्पण है, इसमें आप पेंट कर दीजिए, ठीक है। पेंट करने के दौरान इसमें यदि कोई प्रतिबिंब बनता है, इस सीधा यदि लंबवत कोई वस्तु को रख रहे हैं तो ये लंबवत ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है, डॉट डॉट करके हम दर्शा सकते हैं। इस लेवल से आप बता सकते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है क्या? हमेशा आपका हो जाएगा आभासी, यानी इसमें कोई डाउट नहीं, आभासी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। आपको बताए थे कि पहले वीडियो हमने एक लेक्चर में बनाकर डाल दिया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है जब प्रकाश की किरण आता है। इसका मतलब हो गया कि आंसर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का। तो चलिए आप अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण में कह रहा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, समतल समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। आपको बता दें कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितना वस्तु रहेगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वस्तु के आकार के बराबर बनता है, ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप आंसर लेते हैं। गोली दर्पण के कितने प्रकार हैं? बताइए। गोली दर्पण आपको बताए थे, गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल, यानी गोली दर्पण 2 प्रकार के हो जाएंगे। अब चलिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण बताइए किस में होता है? आपको बताए थे अवतल दर्पण का उपयोग हमेशा दाढ़ी बनाने में होता है, गाड़ी के हेडलाइट में होता है, गाड़ी के हेडलाइट में होता है। तो चलिए आप अगला प्रश्न रहा, अगला प्रश्न मेरा ये रहा कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। बताइए उत्तल दर्पण में आपको बताए थे ना, उत्तल दर्पण में, दर्पण चैप्टर में परावर्तन होता है, परावर्तन में आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और छोटा, आभासी बोले तो झूठा यानी काल्पनिक, आभासी बोले तो झूठा यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या आ गया 8, यानी फोकस दूरी f और वक्रता वक्रता फोकस दूरी f, यानी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r का संबंध है। बताइए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r का संबंध किससे है? बताइए। आपको बताए थे फोकस जो है कि f बराबर r/2 होता है, यानी f बराबर r/2 आपको बताए थे, इसमें किसमें बताए थे? f बराबर r/2 होता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, f बराबर r/2 बताए थे ना। अब चलिए प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। दर्पण सूत्र होते हैं, दर्पण सूत्र आपको बताए थे प्रश्न संख्या 9 में। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र को हम बताए थे 1/v 1/u और 1/f। बताइए इसमें कौन है? 1/f 1/v प्लस 1/u, यानी 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी 9 का कौन नंबर होगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 में। चलिए आप प्रश्न संख्या 10 में बताया गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु, अवतल दर्पण जानते हैं ना, अवतल दर्पण किस टाइप से होता है? अवतल दर्पण यानी आपको बता दें अवतल दर्पण ये होता है, ठीक है, यानी जिसका अंदर से धंसा हुआ अवतल दर्पण यही टाइप से होता है। माफ कीजिएगा, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हुआ अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। आपको बताए थे यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पे रखता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे। कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। तो चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप प्रश्न संख्या आपका आ गया 11, प्रश्न संख्या कितना? 11 में बता दें समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है, समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर होता है ना, समान होता है, यानी आप कह सकते हैं कि सी नंबर। चलिए अब प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं हम लोग। 12 में क्या कहा गया है? 12 में कहा गया है कि अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण में वस्तु f पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु f पर रखा हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर में। ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी मतलब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, यदि फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न तो कट नहीं रहा है, आप लोग बता दीजिए प्रश्न। चलिए नहीं कट रहा। चलिए प्रश्न है प्रकाश की किरण, यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश की किरण
प्रश्न आपका रहा ये, प्रकाश की किरण इसमें बता दिया कि प्रकाश का किरण, यहाँ देख लिए, प्रकाश की किरण का दर्पण से टकरा कर लौटना कहलाता है। आपको बताए थे प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा कर, यानी प्रकाश का किरण है वो दर्पण से टकरा कर क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी परावर्तन होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। मुख्य अक्ष वह रेखा है, यानी मुख्य अक्ष वह रेखा है, कैसी रेखा बताए थे मुख्य अक्ष। वीडियो नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर हम लिंक को पिन कर देंगे, आप जाकर थ्योरी को देख सकते हैं। आपको बता दें मुख्य अक्ष वह रेखा जो फोकस से गुजरती है, ध्रुव से गुजरती है, या दोनों से गुजरती है। बताइए, सी और पी, यानी वक्रता केंद्र और पी से होकर गुजरती है। बताइए किससे गुजरती है, ऑप्शन रहा आपका ये, बताइए। तो आपको बता दें मुख्य अक्ष वो होता है जो फोकस और फोकस यानी ध्रुव यानी इससे गुजरे, यानी आपको बता दें कि वक्रता केंद्र और पोल से होकर जाए, ऐसे किरण को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। आप चलिए, मुख्य अक्ष मतलब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। ये हो गया आपका दर्पण, और ये हो गया ये, और ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका पी, यानी जो बीचों बीच रेखा गुजरे, ऐसी रेखा का नाम क्या है, ऐसी रेखा का नाम मुख्य अक्ष है। ठीक है, यानी दर्पण के बीचों बीच या वक्रता केंद्र और पोल से होकर गुजरे। बताइए, क्वेश्चन नंबर रह गया आपका कितना, क्वेश्चन नंबर रह गया आपका 15। 15 क्वेश्चन नंबर में वक्रता केंद्र को दर्शाया जाता है। बताइए वक्रता केंद्र किससे दर्शाया जाता है, सी से। आपको बताए थे ना वक्रता केंद्र किससे दर्शाया जाता है, सी से, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस होता है। बताइए उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा, उत्तल दर्पण का, क्वेश्चन नंबर 16 में उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा। बताइए उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा। उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा होता है क्या, उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता, यानी आभासी उसका पीछे बनता उत्तल दर्पण। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, बी नंबर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व मतलब हुआ उल्टा बाबू, पार्श्व मतलब क्या हुआ, उल्टा। तो बताए समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है ना, नहीं होता है, या हाँ, या कभी कभी, या केवल रात में होता है, हाँ होता है। मान के चलिए आप समतल दर्पण के आगे यदि आर को रखेंगे वो उल्टा कर दिखाएगा आर को, यदि दाहिना हाथ से खाएंगे तो बायां हाथ दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया u बराबर -b और v बराबर +b, तो दर्पण है। बताइए यदि u है -b में और v है +b में, यानी वस्तु की दूरी आप यहाँ पे माइनस में रखा गया। हमेशा आप जानते हैं ना, वस्तु माइनस में कहाँ पे रखा जाता है, माइनस में रह गया तो ये कौन दर्पण हुआ, आपको पता है, यह दर्पण हो गया आपका अवतल, प्लस में है तो उत्तल दर्पण हो गया। तो बताइए माइनस और प्लस इसमें कौन होगा आंसर, समतल हो गया या अवतल हुआ, उत्तल होगा, बताइए आप बता दीजिए। दर्पण सूत्र में यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ना, -20, 20 का 20 ये हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दें 20, 20 - 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये कि दर्पण बना हुआ है समतल। आप लोग एक बार कमेंट कर दिए, क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा अवतल दर्पण में वस्तु सी से बाहर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। सी से बाहर मतलब अनंत दूरी, यानी अवतल दर्पण अनंत दूरी पर होगा तो बताइए कहाँ बने, छोटा और वास्तविक, बड़ा और आभासी, समान और उल्टा नहीं। तो आपको बता दें अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब अधिकांश स्थिति में वास्तविक बनता था, इसीलिए आप कह सकते हैं इस स्थिति में आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत। आप चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में क्या किया गया, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है। बताइए उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उत्तल में आपको बताया था हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका फोकस दूरी का SI मात्रक। बताए थे ना फोकस दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, यानी फोकस दूरी का SI मात्रक क्या होगा, ये मीटर होगा। फोकस दूरी का SI मात्रक मीटर हो जाएगा। तो चलिए आप आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न रहा प्रश्न रहा 22 में कहता है दर्पण का ध्रुव दर्शाता है। ध्रुव किससे दर्शाया जाता है बाबू, ध्रुव को जानते हैं ना आप, पी से दर्शाया, पोल मतलब हुआ ध्रुव। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा आपका कितना, क्वेश्चन नंबर रहा क्या, 23, क्वेश्चन नंबर रहा 23, और 23 में कह रहा यदि r बराबर 20 तो f होगा। तो आप जानते हैं ना f फार्मूला जानते हैं, f बराबर r/2 है, तो r का मान के चलिए फार्मूला हो गया f बराबर r/2। इसका मतलब हो गया f, यहाँ पे r दिया हुआ, r का मान कितना दिया हुआ 20 बट्टा में 2, कट के कितना आ जाएगा, f बराबर आपका आ जाएगा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी आप कह सकते हैं कि सर इसका आंसर होगा कितना, 10 होगा। चलिए नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण में वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण है, इसका मतलब हुआ ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बता दें आपको कि अवतल दर्पण सी बोले तो वक्रता केंद्र पर हो तो उसी के आकार के बराबर बनेगा, या कहाँ पे बनेगा, बताइए
अवतल दर्पण में वस्तु यदि सी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एफ पर बनेगा या फिर सी पर बनेगा। सी पर होगा या अनंत पर, आपको बताया वहीं पे बनेगा जहाँ पे वस्तु को रखा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो जाए, सी पर ही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है। बताइए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण में क्वेश्चन नंबर 25, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा? उत्तल दर्पण हमेशा बताए थे धनात्मक होता है, यानी आप कह सकते हैं इसका आंसर बी होगा। और अवतल में माइनस होता है, ठीक है, उत्तल में प्लस होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न संख्या 26 में क्या कहा गया? देखिए 26 में आवर्धन m बराबर सूत्र होता है। आवर्धन m बराबर सूत्र होता है, इसमें बताए थे आवर्धन का सूत्र होता है v/u, यानी मैग्निफिकेशन आवर्धन बता प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका होगा ए नंबर। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या आपका है, प्रश्न संख्या आपको है समतल दर्पण का आवर्धन होता है। बताइए समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? बताइए समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? समतल दर्पण का आवर्धन आपको पता है ना? समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? एक होता है या फिर ये एक से छोटा होता है, यानी -1, 2। आपको बताए प्रतिबिंब की ऊंचाई जितना बड़ा रहेगा वस्तु की ऊंचाई यानी उसके आकार के बराबर होगा, तो यानी इसका 1 होगा। समतल दर्पण में हमेशा आवर्धन कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी मान के चलिए आप वस्तु की ऊंचाई 5 है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आकार भी कितना वस्तु के आकार के बराबर बनता है? 5 होगा। तो 5 को 5 से काटिएगा 1 बन जाएगा। और कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आप आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 28 नंबर, यानी 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है? आपको बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किसमें बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपका किसमें बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनेगा अवतल दर्पण में। किसमें बनेगा? वास्तविक हमेशा किसमें बनता? अवतल दर्पण में। चलिए एक का आंसर सी हो गया। आपको दिक्कत नहीं? आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 29 रह गया। 29 में क्या गया? अवतल दर्पण में वस्तु P और F के बीच हो तो बताइए कैसा बने? P यानी P बोले तो ध्रुव, पोल और फोकस के बीच हो तो वस्तु कैसा बनता? बताइए। आपको बताए थे फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा। मात्र अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में वास्तविक बना था, सॉरी माफ कीजिएगा, आभासी बना था। तो वो जब वस्तु फोकस और F के बीच हो, यानी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा क्या? बी नंबर आभासी होगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 30 है। देखिए यहाँ पे 30 है, प्रश्न संख्या 30 है। 30 में कह रहा है कि दर्पण का सूत्र किससे निकाला जाता है? बताइए दर्पण सूत्र किससे निकाला जाता है? दर्पण सूत्र परावर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से, विवर्तन या परिकीर्णन? आपको बता दें दर्पण सूत्र परावर्तन के नियम से निकला था। यहाँ तक कोई दिक्कत? दर्पण के नियम से, परावर्तन के नियम से। 30 नंबर हो गया। आप चलते हैं 31 नंबर की ओर। आप 31 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए पढ़िए। आपतन किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण होते हैं, यानी तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित कोण। परावर्तित मतलब हुआ कि परावर्तन। आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों किस में होता है? एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आगे की ओर चलते हैं। माफ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका रह गया कितना? 32 रह गया। प्रश्न संख्या आपका 32 रहा। 32 में कहा गया है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आपको बता दें उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा किस में होगा? वाहन के पीछे देखने में। यही सही है, राइट आंसर है, वाहन को पीछे देखने में। और अवतल दर्पण का आपको बता दें अवतल दर्पण में गाड़ी के टॉर्च मतलब जैसे सर्च लाइट हो गया, सोलर कुकर हो गया, उत्तल दर्पण का। उत्तल का हमेशा वाहन को पीछे। इसमें उत्तल दर्पण का लक्षण होता है कोई चीज बड़ा है ना उसको छोटा करके दिखाना, यानी कोई चीज बड़ा है उसको क्या करना? उसको छोटा करके दिखाना। जैसे कि ट्रक बहुत बड़ा है, पीछे से देख लेते हैं तो एक ही छोटा सा आईना में दिख जाता है। इसका मतलब आप समझ गए। आप चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें समतल दर्पण में आप क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता? सीधा होता। और सीधा होता और कैसा होता? वास्तविक होता नहीं, काल्पनिक होता। यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा बाबू? ये सीधा होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे चलिए बढ़ जाते हैं। आगे आपका 34 नंबर क्वेश्चन था। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए। अवतल दर्पण में वस्तु सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो बता दे कि इसका छोटा होगा या बड़ा, समान या नहीं बनता है? बनता है अवतल दर्पण में, लेकिन बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वस्तु क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। चलिए ये सब का वीडियो हमने कैसे कैसे कौन स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर आपको बता दें
35 नंबर F बराबर -15 तो बढ़ाइए दर्पण का सूत्र है। आपको बता दे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको बता दे F बराबर दिया हुआ F बराबर R/2 होता है ना, R/2 होता है, तो R/2 आप कह सकते हैं F बराबर R/2 है, तो माइनस में 15 हो गया, यहाँ पे माइनस में मान के चलिए 15 हम लिख दिए, ठीक है। 15 आप गुना कर लीजिए, गुना कीजिए, यहाँ पे R को यहाँ पे नीचे में 1 डाल दीजिए, और R को गुना, देखिए R/2 2 को 15 गुना -30 हुआ, R गुना 1 किए तो -30, यानी -30 आया, तो ये ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये कौन सा दर्पण होगा, ऋणात्मक होगा, तो अवतल दर्पण होगा, क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। चलिए आंसर इसका भी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का आर चिन्ह होता है, बताइए उत्तल दर्पण का आर चिन्ह क्या होता है। उत्तल दर्पण आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, बताइए हमेशा धनात्मक होगा, क्या होगा, रेडियस मतलब त्रिज्या हो गया है ना, त्रिज्या हमेशा क्या होगा, बताइए, त्रिज्या हमेशा धनात्मक होगा। कोई पूछेगा धनात्मक बोलेंगे। परावर्तन के कितने नियम है, बताए थे परावर्तन, आप परावर्तन के 2 नियम है, बताए थे ना, परावर्तन के 2 नियम है ना, इसको बता दिए थे। अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण वस्तु यदि अनंत पे हो, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 38, अवतल दर्पण वस्तु अनंत पर हो तो बताइए कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको बता दें प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे हो तो फोकस पे बनेगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का आवर्धन, यानी अवतल दर्पण का आवर्धन, यहाँ देखिए क्वेश्चन, अवतल दर्पण का आवर्धन होता, या सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, बताइए, एक से बड़ा या एक से छोटा क्या होता है, बताइए। इसमें प्रतिबिंब कोई बड़ा है तो वो छोटा बनेगा, यानी एक से छोटा बनेगा, ठीक है, एक से छोटा बनेगा, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा सही। समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, बताइए समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, समतल दर्पण का फोकस दूरी बताइए। समतल दर्पण का फोकस दूरी इसको मापा नहीं जा सकता, मात्र एक ऐसा दर्पण है जिसका कि समतल दर्पण का फोकस दूरी मापना संभव नहीं है, इसीलिए इसका अनंत होगा, क्या होगा, अनंत होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बताइए कब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है सीधा, वास्तविक बोले तो रियल प्रतिबिंब कैसा बनता है, रियल प्रतिबिंब आपका बन जाएगा उल्टा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या रहा आपका 42, ठीक है। अब 42 प्रश्न संख्या देख लीजिए। 42 में आपको क्या कहा है, अवतल दर्पण में आवर्धन m, यहाँ देख लीजिए, अवतल दर्पण में आवर्धन यानी m का मान बड़ा, और ये कब होगा, कब होगा। आज यहाँ पे कह रहा है कि एक से, मतलब एक से छोटा, यानी एक से, यहाँ पे m बड़ा, आवर्धन कब बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु, आपको बताते कि वस्तु जब सी और एफ के बीच हो, ठीक है, सी और एफ के बीच हो या फोकस पे हो, तो वस्तु क्या एक से बड़ा बनेगा ना, तो आप कह सकते हैं फोकस पे हो, फोकस पे होगा तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आपको आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है। और ध्यान दे दीजिएगा सी और एफ के बीच होगा, ये भी ध्यान दे दीजिएगा ये प्रश्न में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर यही करेक्ट होगा। आप लोग सर्च करके बताइए, क्वेश्चन को हमने ये करके देंगे, अभी कमेंट में बताना है आप लोग को। उत्तल दर्पण देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का प्राकृतिक होता है, पता है उत्तल दर्पण में क्या बताए थे, हमेशा हमेशा आभासी होता है बाबू, और आभासी हमेशा सीधा होता है, कोई दिक्कत। आप चलिए, समतल दर्पण में वस्तु की चाल 2 मीटर पर सेकंड हो तो प्रतिबिंब की चाल बताइए। समतल दर्पण में 2 मीटर पर वस्तु की चाल है, तो बताए थे ना, इसकी दुगुना चाल दिखाता है, यानी 4 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 2 है तो 2 दूना 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, बताइए अवतल दर्पण का उपयोग बताइए किसमें होता है। अवतल दर्पण टॉर्च या साइड मिरर में, ड्राइविंग टेबल में, या दोनों में, ड्रेसिंग टेबल में, ड्रेसिंग टेबल। अवतल दर्पण का सर्च लाइट, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे की ओर, दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कारण है, दर्पण में प्रतिबिंब बनने का क्या कारण है, बताइए तो दर्पण में प्रतिबिंब बनने का क्या कारण है। दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कारण है कि वो क्या कर लेता है, मतलब अपवर्तन या परावर्तन, परावर्तन कर लेता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, परावर्तन कर लेता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। उत्तल दर्पण, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे करा उत्तल दर्पण, क्या करा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब बढ़ता। उत्तल दर्पण में यदि वस्तु की दूरी बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा छोटा ही बनेगा, बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे, हमेशा इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा ही बनता है। चलिए अब अगला, परावर्तन का नियम किसने दिया, परावर्तन का नियम पता है ना, डेस्कार्ट ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परावर्तन का नियम किसने दिया, परावर्तन का नियम किसने दिया, ये दिया था कौन, ये दिया था डेस्कार्ट। कौन दिया था, डेस्कार्ट ने दिया था। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का उदाहरण, पार्श्व मतलब उल्टा हुआ, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का उदाहरण है, यानी उल्टा, यदि एल का आर दिखना, एल का आर कभी दिखेगा नहीं, ऊपर नीचे बदलना, अब बड़ा होना, और उसके बाद दूसरा आपका क्या है, बड़ा होना छोटा होना, बताइए, ऊपर नीचे बदलना, ऊपर नीचे बदलना, सही बात है, अब बड़ा होना और छोटा होना,
बताइए कैसा होगा। एल आर का भी दिखेगा, ऊपर से नीचे बदलना, यानी ऊपर से नीचे हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 की ओर। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन रहा आप लोग से है, दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, बताइए दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। ये आखिरी क्वेश्चन रहा, दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकाश के अपवर्तन से, परावर्तन से, संचार से, अवशोषण से। आपको बताया दर्पण में परावर्तन से होता है, परावर्तन लौटेगा तभी किरण, यानी हमें कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है, एक किरण गया उधर से लौटाएगा नहीं, तब तक दिखाई नहीं देगा, यानी आप कह सकते हैं परावर्तन से। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आपको एक क्वेश्चन दे देते, कमेंट में बताइए हम लोग का आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है। लेंस वाला चैप्टर का यदि आप चाहते हैं एमसीक्यू तो आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज यहीं तक, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को